चलो करें कंटिन्यू। देखो हम लोग क्या बात कर रहे हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट। बाकी सारी चीज़ें देख चुके हैं हम लोगों ने, ये भी देखा कि जो है डाइजेशन कैसे होता है वगैरह सारी चीज़ें। अब आज जो मेन टॉपिक हम लोगों का वो कौन सा है, अवशोषण का, कि चीज़ें अवशोषित कैसे होती है। मैंने बताया था ये एक रोटी खाई हम लोगों ने, इसको छोटे छोटे पार्टों में तोड़ दिया, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, डाइजेशन। लेकिन इतना सारा खाना हमारे तो कोई मतलब का नहीं, इस बहुत सारे खाने में से थोड़ा सा अमाउंट किसका निकलेगा, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट का, और वही हमारी बॉडी में क्या होगा, अवशोषित होगा। चलो तो हम लोग बात करते हैं, ये जो अवशोषण है देखो निष्क्रिय परिवहन के द्वारा भी होता है, सक्रिय परिवहन के द्वारा भी, और फैसिलिटेटेड के द्वारा भी। अब पहले भी बात कर चुके हैं हम लोग, निष्क्रिय परिवहन वो होता है जहाँ पे एटीपी नहीं लगते हैं, एक्टिव वो होता है जहाँ पे एटीपी लगते हैं, ठीक है। और फैसिलिटेटेड में किसी की फैसिलिटी की मदद से, यानी किसी की हेल्प की मदद से यहाँ पे डाइजेशन हो जाता है। तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पे जो उत्पाद है वो आंतरिक म्यूकोसा से निकलकर रक्त या लसिका में क्या करता है, प्रवेश करता है, उसी को हम लोग अवशोषण कहते हैं। यानी अभी तक के खाना कहाँ डाइजेस्ट हुआ, छोटी आंत में, यानी आंत में, आंत की म्यूकोसा में। अब वहाँ से निकलकर अगर अवशोषण होता है तो खाना कहाँ जाएगा, रक्त में या तो फिर लसिका में, ठीक है। क्यों ऐसा, क्योंकि देखो ये तुम्हारी फोटो है, सो 1 मिनट, ये तुम हो और ये तुम्हारा पेट है, हाँ। अब ये हाथ है, ठीक है, और इतनी लंबी गर्दन है। तो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे जो है खाना टूटा छोटे छोटे पार्टों में। अब ये खाने से मान लो कि ये जो खाना है रक्त में भी आ गया या लसिका में आ भी गया, तो इसमें क्यों डाल रहे हैं, इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि देखो यहाँ से जो एनर्जी लगी मिलेंगी, तो एनर्जी तो हाथ को भी चाहिए मूवमेंट के लिए, ब्रेन को भी चाहिए, और सबसे ज़्यादा एनर्जी तो ब्रेन को ही चाहिए। तो खाना तो कहाँ है, छोटी आंत में, डाइजेशन तो यहाँ हुआ, तो फिर यहाँ एनर्जी कैसे पहुँचेंगी, किसके द्वारा, रक्त के द्वारा या तो लसिका के द्वारा, क्योंकि यही एक चीज़ है जो पूरे शरीर में फैलती है। क्लियर है। इसलिए कई बार क्वेश्चन भी आता है बहता हुआ ऊतक कौन सा होता है, तो कौन सा होता है, रक्त, जो बहते रहता है और सभी तरफ जो है सारी चीज़ों को पहुंचाता है। मेडिसिन भी हम लोग खाते हैं, पेट में जाती है, लेकिन सर दर्द ठीक हो जाता है, पैर दर्द ठीक हो जाता है, तो ये रक्त के द्वारा ही होता है, ये याद रखना। और उसी के साथ एक लसिका होता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, देखो खाने में अगर हम खाएंगे तो उसमें क्या ग्लूकोज होगा, ठीक है, ग्लूकोज, इसके बाद अमीनो एसिड, इसके बाद देखो ग्लूकोज यानी कि कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड यानी कि प्रोटीन, और यहाँ पे क्लोराइड आयंस यानी इलेक्ट्रोलाइट्स हो जाएंगे, कुछ खनिज हो जाएंगे यानी कि मिनरल्स हो जाएंगे, और थोड़ी मात्रा में ये क्या कहते हैं, थोड़ी मात्रा में सरल विसरण करते हैं। सरल विसरण किसके अंतर्गत आता है, पेशिव या एक्टिव, क्या है, यानी एनर्जी लगेंगी, नहीं लगेंगी, सरल विसरण में एनर्जी लगती है, नहीं लगती है, लगती है, और वो आता है किसके द्वारा, सक्रिय परिवहन में, और सक्रिय परिवहन में एनर्जी लगेंगी। सरल विसरण का एग्जाम्पल है परफ्यूम, परफ्यूम को दबाओगे तभी तो वो निकलेगा ना, तो सरल विसरण के द्वारा ये रक्त में पहुंचती है, याद रखना। और ये हमेशा काम करेंगी, पहले भी पढ़ चुके हैं, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पे निर्भर करती है, यानी कि डिब्बे में होना चाहिए परफ्यूम ज़्यादा और रूम में होना चाहिए कम, मतलब रूम में तो रहेगा ही नहीं, तो हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। हालांकि ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, ये जो है वाहक प्रोटीन की मदद से अवशोषित होते हैं, ठीक है। जो फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट बोला ना, किसी की फैसिलिटी की मदद से, तो ये वाहक प्रोटीन कौन सा लिखा है यहाँ पे, कौन सा, सोडियम, तो सोडियम चैनल की मदद से जो है अवशोषित होते हैं, ये याद रखना, ये लिखा हुआ भी है। इस क्रियाविधि को हम लोग कहते हैं सुसाध्य परिवहन। तो क्वेश्चन आएगा तो बस ये आएगा, याद रखना कि सुसाध्य परिवहन के द्वारा जो परिवहन होता है तो वो किसकी मदद से होता है, तो कौन सा है यहाँ पे, प्रोटीन कौन सा है, वाहक प्रोटीन, कौन सा, सोडियम, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग बात करते हैं जल का परिवहन, ठीक है। जल का परिवहन आपको पता है परिसरणी प्रवणता के पर निर्भर करता है, यानी परासरण दाब पर, परासरण भी पढ़ा था हम लोगों ने,
ठीक है। तो ये सक्रिय परिवहन के द्वारा होता है। सक्रिय यानी कि एक्टिव, और आपको पता है एक्टिव में एनर्जी लगती है। तो ये सांद्रण प्रवणता के विरुद्ध काम करता है, इसलिए यहाँ पे ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यानी सांद्रण प्रवणता के विरुद्ध यानी कि कम कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन, यानी मैंने बताया था ना सीढ़ी पे चढ़ना विपरीत है, ठीक है। तो ये सांद्रण प्रवणता के विरुद्ध काम करता है, इसलिए ऊर्जा लगती है। और यहाँ पे ये विभिन्न पोषक तत्व जैसे अमीनो अम्ल, ग्लूकोज और सोडियम आयन ये रक्त में अवशोषित होते हैं, और इसी क्रियाविधि को हम लोग कहते हैं हिपेटोपोर्टल सिस्टम, जो यकृत में पहुँचते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है, हिपेटोपोर्टल सिस्टम। यानी ये होता क्या है, आपके पेट में खाना था, ठीक है, तो पेट में से खाना पहले कहाँ जाएगा, मतलब पहले लीवर वगैरह से डाइजेस्ट हुआ था खाना जो है, यहाँ से जो भी सारी चीज़ें निकल के फिर कहाँ जाएंगी, लीवर में जाएंगी। क्लियर है, इसको कहते हैं हिपेटोपोर्टल सिस्टम। ये बहुत छोटा सा पार्ट दिया हुआ है यहाँ पे, तो बहुत डिटेल में नहीं है। तो बस ये याद रखना कि पानी के द्वारा जो भी यहाँ पे अवशोषण होगा, अमीनो एसिड वगैरह सारी चीज़ें, तो ये जो है कहाँ पे जाएगा, हिपेटो यानी कि यकृत में। और किसकी मदद से, इस सिस्टम को क्या कहेंगे हम लोग, क्या कहेंगे, हिपेटोपोर्टल सिस्टम के द्वारा यकृत में पहुँचते, ये आपको याद रखना है। चलो, या तो आप बाबा गूगल करोगे तो आपको पता चल जाएगा हिपेटोपोर्टल सिस्टम कैसे काम करता है, मतलब ऐसा पता तो नहीं चलेगा, डायग्राम दिख जाएगा आपको कि कैसे होता है। चलो, इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा होते हैं, और को ट्रांसपोर्ट यानी वही सुसाध्य वाला, ठीक है, तो कौन सा, सोडियम के द्वारा। इसके बाद फ्रक्टोज और एमिनो एसिड, यानी कि फ्रक्टोज यानी कि क्या हो जाएगा आपका, कार्बोहाइड्रेट, और एमिनो एसिड यानी कि प्रोटीन, ये पेसिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा भी होते हैं और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के द्वारा भी। क्लियर है यहाँ तक के? तो ये आपको याद रखना है इतनी चीज़ें, ये जो मैंने लिखी है। दूसरा आपको सोडियम चैनल याद रखना है। तीसरा आपको ये याद रखना है हिपेटोपोर्टल सिस्टम। क्लियर है? तो ये यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। क्लियर हुआ यहाँ तक के? अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो गया, प्रोटीन का हो गया, क्लियर है, लेकिन एक चीज़ का नहीं हुआ, किसका, वसा का। तो चलो वसा देखते हैं हम लोग। जी वर्षा जी, आप बताओगे वसा का डाइजेशन कैसे होता है? मैं आपके नाम से कोरिलेट कर तो मैं शायद पता होगा आपको। चलो तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखो हम लोग बात कर रहे हैं वसा की, तो वसा की बात करें तो वसा को जब तोड़ा जाता है, अभी हम लोगों ने पहले बात करी थी डाइजेशन में टूट गया था, किसमें, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, लेकिन ये अविलय है रक्त में, ठीक है, ये अविलय है रक्त में, इसलिए क्या हुआ, ये अवशोषित नहीं हुआ, क्योंकि ये विलय नहीं हुआ, घुला नहीं, तो ये रक्त में तो अवशोषित नहीं हुआ। तो अब वसा तो खाया है, ठीक है, तो उसको डाइजेशन तो करना होगा। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं विलय की, ये कुछ बूंदों में समाविष्ट हो जाता है, यानी कि कुछ बूंदों के रूप में ये हो जाता है, हो जाता है, और ये आंतरिक म्यूकोसा में चले जाते हैं, जिससे मैंने बताया भी था चलो देखते हैं। हम लोगों ने बात करी थी, वो वहाँ पे मदद की थी, कहाँ पे अपन ने बात करी थी, डाइजेशन में, ठीक है, कि पहले क्या बना, पहले तो आपका भोजन था, फूड से बना था बोलस, और बोलस से फिर क्या हो गया था, ये मिसल कण में कन्वर्ट हो गया था, तो आंत की म्यूकोसा में चले गए थे, जिसको अपन क्या कह रहे हैं, मिसल। पित्तरस में पढ़ा था मैंने कि पित्तरस क्या कहता है, उसमें कोई एंजाइम नहीं होता, लेकिन वो जो है यहाँ पे इमल्सीकृत वसा को डिजोल्व करने में या तो अवशोषित करने में मदद करता है, पढ़ा है हम लोगों ने, ठीक है। तो ये मिसल कण में जो है, याद रखना, मिसल कण कहाँ पर है, अभी कहाँ है, आंतरिक म्यूकोसा में, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, तो चलो ये तो समझ में आ गया हमको कि हमारे पास में क्या रखा हुआ है, फैट रखा हुआ है, और फैट भी अब फैट नहीं है, उसको तोड़ के हमने क्या बना दिया है, मिसल बना दिया है। लेकिन एक और चीज़ जो है का भी डाइजेशन नहीं हुआ है, और वो है क्या, विटामिन। तो हम लोग विटामिन भी इसमें जो है हमारे विटामिन भी इसमें मिल जाते हैं, लेकिन कौन से, वसा में घुलनशील विटामिन। तो ये याद रखना है विटामिन। चलो ये चैप्टर भी यहीं फिनिश कर दे रहा हूँ मैं, मतलब छोटा सा टॉपिक है, PNST वगैरह में क्वेश्चन शायद आ जाते हैं। देखो तो विटामिन्स की बात करूँ तो विटामिन 2 टाइप के होते हैं, कौन से, एक जल में घुलनशील, एक वाटर सॉल्युबल, और एक कौन सा होता है, लिपिड सॉल्युबल, यानी एक वाटर में घुलनशील और दूसरे लिपिड में, ठीक है।
तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, ये दोनों टाइप से हम लोगों को देखना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे बात करें तो जो वाटर में जो घुलनशील होते हैं, 1 मिनट, क्या हुआ भाई इसको, देखो, तो वाटर में घुलनशील की बात करते हैं। वाटर में घुलनशील पता है क्या कौन कौन से होते हैं आपको? कौन कौन से? बी और सी, ठीक है। बैतूल और चिचोली, बैतूल और चिचोली याद है आपको? बैतूल चिचोली हमारे डिस्ट्रिक्ट में ही है। तो बस ये याद रखना है कि बात बैतूल और चिचोली में बारिश बहुत होती है, बारिश यानी कि वाटर। तो अब ये याद रख लोगे। इसके बाद बात करते हैं लिपिड। लिपिड की बात करते हैं तो देखो, लिपिड अगर कोई बहुत ज़्यादा खाएगा, बहुत ज़्यादा फैट खाएगा तो हार्ट अटैक आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। हार्ट अटैक यानी जिसको अटैक कहते हैं, अटैक यानी आप इसको कहोगे अडेक, ठीक है, अडेक यानी ADEK। ये कैसे होता है? लिपिड सॉल्युबल। क्लियर है? चलो, तो ये वाला विटामिन वाला टॉपिक मैंने अभी आपको पढ़ा दिया, कभी आए तो यहाँ से याद रख लेना। देखो, अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन से है? अडेक, ADEK। ये कहाँ मिल जाते हैं? मिसल में, ठीक है। अब देखते क्या होता है। तो वसी उत्पाद यानी कि मिसल और वसा में घुलनशील विटामिन, विटामिन है ये, तो उसको विटामिन कर लेना। तो ये विटामिन जो है यहाँ पे अवशोषित कोशिका में क्या हो जाते हैं? पहुँच जाते हैं। अब ये अवशोषित कोशिका में पहुँच गए हैं तो अब यहाँ पे ये बन जाते हैं, यहाँ पे मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड और वसी अम्ल, ये सब मिलके क्या बना लेते हैं? ट्राइग्लिसराइड। यानी सबको मिला के हम लोग क्या कहेंगे? ट्राइग्लिसराइड। अब याद रखना, यहाँ पे प्रोटीन आश्रित हो जाता है, यानी कि कोड हो जाता है। यानी ट्राइग्लिसराइड था, अब यहाँ पे प्रोटीन की कोडिंग हो जाती है, कोड कर लेता है, इसको ढक लेता है, तो सूक्ष्म वसा गोलियों में ये पुनः संचरित हो जाता है। अब यानी ये जो ट्राइग्लिसराइड था, इसको प्रोटीन ने कवर कर लिया तो एक गोली के रूप में बन गया, ठीक है। और इस गोली को हम लोग क्या कहेंगे? काइलोमाइक्रोन। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि क्या बना? काइलोमाइक्रोन। इसके बाद हम लोग बात करते हैं ये जो काइलोमाइक्रोन है, ठीक है, ये काइलोमाइक्रोन की बात करते हैं तो इसका परिवहन होगा। तो ये याद रखना, इसका परिवहन किससे होता है? तो लिम्फ वाहिनियों के द्वारा होता है, यानी लिम्फ वेसल्स के द्वारा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? लैक्टियल। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है। और ये पढ़ा था हम लोगों ने, कहाँ पढ़ा था? जब वो बताया था मैंने, जो एलिमेंट्री कैनाल है उसका जो है ट्रांसवर्स सेक्शन हम लोगों ने देखा था काट के, औतकी जिसको कहा था हम लोगों ने, हिस्टोरिकल, तो वो हम लोगों ने वहाँ पे लैक्टियल पढ़ा था। तो याद रखना, ये क्या करता है? अवशोषित पदार्थों को रक्त में पुनः छोड़ देता है, मतलब रक्त प्रवाह में छोड़ देता है। मतलब अभी तक के वसा कहाँ पे आया? कहाँ पे आया? लसिका वाहिनियों में। क्या है? लैक्टियल। लैक्टियल में आ गया। अब ये लैक्टियल फिर से इसको कहाँ छोड़ देगा? रक्त प्रवाह में। अब ये पूरी बॉडी में चले जाएगा। क्लियर है? चलो, तो ये इसको शॉर्ट में इस टाइप से याद रखना। मिसल था हमारे पास में, मिसल में हम लोगों ने जो है अपना कौन सा? फैट, ठीक है, यानी लिपिड सॉल्युबल, 1 मिनट, लिपिड सॉल्युबल विटामिन मिला दिए। ये जो है अब जो मिसल कण था किसके रूप में कन्वर्ट हो गए? ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड पे जो है प्रोटीन का आवरण हो गया, क्या बन गया? काइलोमाइक्रोन। और काइलोमाइक्रोन किस में चला गया? लैक्टियल में। और लैक्टियल से कहाँ चला गया? ये ब्लड में। तो इस टाइप से इसको शॉर्ट में भी बना सकते हो आप। क्लियर है? मतलब इतनी थ्योरी ना याद रख के बस आपको ये याद रख सकते हो। क्लियर है यहाँ तक के? चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब पदार्थों के अवशोषण की बात करते हैं, दूसरे पदार्थों की कि और कहाँ कहाँ अवशोषण होता है। तो देखो, पदार्थों के अवशोषण की बात करें तो मुख में होता है, ठीक है। कुछ औषधियाँ मुख और जीभ की निचली सतह के म्यूकोसा के संपर्क में आती है और आस्त्रिक करने के लिए जो है रुधिर कोशिकाओं को क्या कर लेती है? रुधिर कोशिकाओं में अवशोषित हो जाती है। यानी कुछ टैबलेट ऐसी होती है या कुछ औषधियाँ ऐसी होती है जो हमारे मुंह में और हमारी जीभ के द्वारा क्या हो जाती है? अवशोषित हो जाती है। क्लियर है यहाँ तक के? चलो नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, देखो ये तो बहुत सारी मेडिसिन होती है, जैसे ये तो मुख में ही हो गई और जीभ में हो गई, ठीक है। आपने कुछ टेबलेट खाएंगे ना चूसने वाली, तो वो यहीं पे जो है अवशोषित हो जाती है।
और बहुत सारी टेबलेट वगैरह है जो यहाँ मुख के ही द्वारा जीभ वगैरह में जाती है और यहीं से अवशोषित हो जाती है और ब्लड में चली जाती है, ठीक है। दूसरा आपने झंडू बाम तो लगाई होंगे कई बार, या बहुत सारी ऐसी ट्यूब्स लगाई होंगी आपने, ऐसी क्रीम लगाई होंगी जहाँ रब करते हैं हम लोग स्किन को, और जैसे स्किन को टच करते हैं, जैसे मान लो ये हाथ है, ठीक है, यहाँ पे किसी को मोच वगैरह आ गई तो यहीं पे करते हो ना, तो उससे क्या होता है वो स्किन में रब हो जाता है, वहीं पे एब्जॉर्ब हो जाता है और वहीं पे एब्जॉर्ब होकर अपना असर दिखा देता है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखते हैं। आमाशय की बात करते हैं तो ये जल, सरल शर्करा और एल्कोहल को यहाँ पे अवशोषित करता है, ये आमाशय में करता है। एल्कोहल, आपने कभी एल्कोहल की उल्टी देखी है? मतलब दारू पीने वाले को उल्टी करते देखा है? देखा है? जी संजना जी ऐसे कर रहा हो, आपने की है? आपने उल्टी की है दारू पी के? दारू नहीं पीते तो शराब तो पीते ही होंगे, ब्रांडी, विस्की, बियर। देखो तो जब भी दारू पीने वाले की बात करें ना आप, इनको उल्टी करते देखोगे तो ये हमेशा पानी की उल्टी करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये जरूरी नहीं दारू पीने वाला, अधिकतर ये करते हैं, इसलिए बोला। कई बार आप लोगों ने भी पानी की उल्टी की होंगी, तो कई बार तबीयत खराब वगैरह होती है या तो फिर नॉर्मली कभी कुछ होता है तो आप उल्टी में कुछ भी नहीं निकलता, वो सिर्फ पानी निकलता है। तो पानी जो रहता है ना उसको कहते हैं एसिड, एसिड की उल्टी होती है, वो अम्ल की, यानी यहाँ पे एसिड इतना ज़्यादा होता जाता है। कई बार बहुत सारे लोग खाना नहीं खाते हैं, खाना नहीं खाओगे तो एसिडिटी बढ़ जाएगी। कई बार बहुत ज़्यादा खा लेते हैं तो भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये जो एसिड की उल्टी होती है ना, कई बार इंसान कुछ नहीं खाता, जैसे दारू पीने वाले। अब रात को बारात में डांस कर रहे थे, ददंग 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 ददंग, नाली में गिर गए थे, कुत्ते मुंह चाट के जा रहे थे, अब कल तो नाली में ही पड़े रहे, या नाली से आ भी गए तो पता लग रहा, अभी तो होश तो रहता ही ना। तो या तो अच्छे से खाना नहीं खाते हैं या तो फिर कहीं पर भी जाके लेट जाते हैं, ठीक है। कोई भी मालूम, और सबको पता रहता है बारात में कि ये बेवड़ा है तो इसको और कोंटे में डाल के 2-4 गद्दे और डाल देते, कोई देखे नहीं इसको। अब बेचारा, अब इसने मान लो सुबह खाना खाया था, अब रात भर खाना नहीं खाया, फिर ये सुबह इसका हैंगओवर उतर रहा है, तो ये 12-15 घंटे इसने खाना ही नहीं खाया, तो एसिडिटी तो ये अभी जो है आज की लाइफ के साथ भी यही है। खाना कब खाते हो तुम लोग? शाम को 7 बजे, मतलब 7, 8, 9 बजे तक के खाता है, कोई 10 बजे तक के। अब इधर कब खाएगा? इधर रात में सो जाएगा, रात भर खाया नहीं, सुबह उठ के भी नहीं खाया। कुछ लोग दौड़ते भागते कोचिंग आ जाते हैं और खाना खाएंगे 12-1 बजे, ठीक है। 12 घंटे से भी ज़्यादा हो गया 15 घंटे। अब सिंपल सी बात है कि एसिडिटी तो होंगी, यानी बहुत सारी जो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम आएंगी ही आएंगी। इसलिए बोला जाता है नाश्ता क्यों ज़रूरी होता है? नाश्ता इसलिए ज़रूरी होता है कि सुबह उठ के आप जो है नाश्ता कर लोगे तो बहुत अच्छी डाइट मानी जाती है वो, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एसिड समझ में आ गया कि अगर आप लंबे समय तक के कुछ नहीं खाओगे तो एसिड की उल्टी हो जाएंगी। जो पानी जैसी उल्टी होती है उसमें कुछ भी नहीं होता है, तो एसिड की उल्टी होती है। तो एल्कोहल वगैरह यहाँ से अवशोषित होता है, ये याद रखना। कहाँ से? आमाशय से। छोटी आंत की बात करते हैं तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है, सबसे ज़्यादा अवशोषण यही होता है और सबसे ज़्यादा डाइजेशन भी यही होता है, ठीक है। तो सबसे अधिक यहाँ पे अवशोषण होता है कहाँ पे? म्यूकोसा में। म्यूकोसा में कहाँ पे? रक्त में और लसिका में। बड़ी आंत में बात करते हैं जल, कुछ खनिज और औषधियों का क्या होता है? अवशोषण होता है। चलो इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट। देखो हम लोग ने डाइजेशन स्टार्ट किया था तो 5 प्रोसेस थी। पहला इंजेशन यानी अंतर्ग्रहण, दूसरा डाइजेशन और तीसरा एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन पढ़ चुके, खाना खा लिया, तोड़ लिया खाने को और उसको एब्जॉर्ब भी कर लिया। अब क्या करना है? इसको पूरी बॉडी तक के पहुंचाना है। तो हम लोग बात करते हैं स्वांगीकरण यानी एसिमिलेशन, यानी अवशोषित पदार्थ को जो है अंत में ये अवशोषित पदार्थ जो है अंत में कहाँ पहुँचेंगे? ऊतकों में पहुँचते हैं जो विभिन्न क्रियाओं में उपयोग में आते हैं। क्लियर है? अरे समझ में आया क्या? क्या किया हम लोगों ने अभी तक के? छोटी आंत में खाना टूटा, ठीक है, छोटी आंत थी वहाँ पे खाना जो है टूटा, छोटी आंत से टूट के अवशोषण हो गया कहाँ पे? ब्लड वगैरह में, ब्लडी मानते हैं अभी तो लसिका में भी होता है। तो ये ब्लड से जो है पूरी बॉडी में जाना, हाथ पैर नाक कान सब जगह, तो उसी प्रोसेस को कहते हैं एसिमिलेशन। क्लियर है यहाँ तक के? यानी जो अवशोषित पदार्थ है वो अंत में कहाँ जाता है? ऊतक तक, हमारी बॉडी के पूरे ऊतकों तक के जाता है ताकि हम विभिन्न क्रिया कर सके, दौड़ सके, भाग सके, किसी को गाली दे सके, किसी को चिल्ला सके, मुंह चला सके, एनर्जी सब में लगेंगी। तो उसके लिए जो है यहाँ पे एनर्जी हमको इसके द्वारा मिलती है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं लास्ट प्रोसेस,
इजेशन यानी मल त्याग। यानी अब खाना खाया था, जैसे कि 10 रोटी खाई थी किसी ने, अब 10 रोटी खाई तो इसमें मात्र छोटे से अमाउंट में जो है प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, बाकी सब क्या है, वेस्ट है। तो पाचक अवशिष्ट मलाशय यानी कि पाचन करने के बाद में जो अवशिष्ट बच जाता है उसको मलाशय कहते हैं, जो कठोर होकर संबद्ध मल बन जाता है जिसको हम लोग कहते हैं फीसेस, ठीक है, या फीकल कहते हैं इसको हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पे ये क्या करता है, यांत्रिक प्रतिवर्ती यानी कि न्यूरल रिफ्लेक्स क्रिया शुरू करता है, ठीक है। न्यूरल रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है, जैसे ही मैंने बोला कि यहाँ पे ये टैंक भर जाएगा, इससे पहले भी बात कर चुके हैं हम लोग, बताया था क्या होता है, 2 तरीके से ये काम करता है। तो मान लो कि ये टैंक भर गया, ठीक है, अब टैंक भर गया तो बॉडी को पता तो चलेगा ना। रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है, देखो रिफ्लेक्स का मतलब ये होता है कि अगर मैं अभी आपको बर्फ़ का टुकड़ा फेंक के मारूं, ठंड का समय है, तो मतलब कुछ ना कुछ तो ब्रेन में सिग्नल जाएंगे ना, एकदम रिफ्लेक्स बहुत फास्ट, या जलते आग पे आपका किसी ने धोखे से हाथ रख दिया तो एकदम से हटा लेते हो। तो वही कि न्यूरल रिफ्लेक्स यानी कि जब पता है कि अब जो है इस टैंक को खाली करना है तो यहाँ से सिग्नल आना शुरू हो जाते हैं और मल त्याग की इच्छा क्या हो जाती है, पैदा हो जाती है, ठीक है। मल त्याग की इच्छा पैदा हो जाती है और मल द्वार से मल जो है बहिक्षेपण यानी एनाल की ओपनिंग हो जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं डिफिकेशन। तो यहाँ पे एक ये ऐच्छिक क्रिया है, ऐच्छिक मतलब हमारी मर्जी से, ठीक है। एक मैंने बोला था एक हमारी मर्जी से नहीं होती और एक हमारी मर्जी से होती। फर्स्ट वाली तो हमारी मर्जी से होती है, हमारी इच्छा, जहाँ टैंक खाली करना वहाँ करो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं कि कल तो बस में या ट्रेन में कभी ऐसी इच्छा हुई, कोई दिक्कत नहीं, आपकी इच्छा है, ठीक है। उसके बाद दूसरी होती है अनैच्छिक, ठीक है, जहाँ पे हमारी मर्जी नहीं चलती है, ठीक है। तो ये वृहद ऐच्छिक क्रिया जो है वृहद होती है ना, बड़ी होती है, जो क्रमानुकुंचन गति से क्या होती है, पूरी। क्रमानुकुंचन गति समझ में आती है क्या, मैंने बता था अप एंड डाउन, ये मतलब पहले खाना यहाँ जाएगा फिर यहाँ फिर यहाँ, क्लियर है यहाँ तक के। चलो नेक्स्ट देखते हैं। और अब यहाँ पे डाइजेशन खत्म हो गया, एब्जॉर्प्शन खत्म हो गया, एसिमिलेशन खत्म हो गया, मल त्याग भी हो गया। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और आप देखोगे तो जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है, यहाँ से जो है ना डिसीज से हर साल क्वेश्चन आता ही आता है, ऐसा होता ही नहीं है कि क्वेश्चन ना आए। तो ज़्यादा नहीं, 4-4, 5-5 डिसीज़ रहती है, तो वो आपको याद रखना है। तो चलो देखते हैं। डिसीज़ का मतलब बीमारी, पाचन तंत्र के विकार या डिसऑर्डर ऑफ अनियमितताएं, यानी कि अगर डाइजेशन सिस्टम अच्छा नहीं रहेगा तो क्या क्या बीमारी आ सकती है। देखो, आंत्र नलिका का शोथ, जीवाणु और विषाणु का संक्रमण, यानी जो आंत की नली है उसमें शोथ का मतलब कहता है सूजन आ जाती है, ठीक है, और जीवाणु और विषाणु का संक्रमण हो जाता है। आंत का संक्रमण परिजीवियों जैसे कि फीताकृमि, गोलकृमि, सूत्रकृमि और हुकवर्म और पिनवर्म, मतलब ये कुछ बैक्टीरिया और जो है कुछ एंजाइम्स, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी सूक्ष्म जीव होते हैं, जैसे ये सारी चीज़ें लिखे हुए हैं, तो इनके द्वारा क्या हो जाता है, संक्रमण हो जाता है। अब हम लोग डिसीज़ की बात कर लेते हैं। सबसे पहला तो पीलिया, जिसको हम लोग कहते हैं जॉइंटिस, ठीक है, इसको इरेक्टस भी लिखा हुआ है जी, बिल्कुल। देखो, तो हम लोग बात करते हैं जॉइंटिस में क्या होता है। सबसे पहले तो यकृत प्रभावित होता है, क्योंकि यहाँ पे जो है बहुत सारी चीज़ें खाने में प्रॉब्लम आ जाती है। अभी हम लोगों ने बोला ना, वो सारी चीज़ें अवशोषित होकर कहाँ जाती है, यकृत में जाती है। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, जैसे ये अधिकतर कब होता है, जब जैसे बहुत सारे लोग स्टूडेंट, मैंने बोला, बाहर जाते हैं, उनका पानी अच्छा नहीं मिलता है, खाना अच्छा नहीं मिलता है, तो उस कंडीशन में उनको पीलिया हो जाता है या तो जॉइंटिस हो जाता है, जिसकी वजह से यकृत प्रभावित हो जाता है। और जब भी यकृत प्रभावित होगा तो हम लोगों ने कल पढ़ा था, कल अभी 2-3 दिन पहले, बिलीरुबिन, और कौन सा होता है पित्तरस में, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, तो वो जो है उसमें चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से त्वचा और आँख पित्त वर्णों से के जमा होने के कारण पीले रंग की दिखाई देती है, यानी कि जो स्किन है यानी कि बॉडी है और जो आँख है वो कैसी दिखाई देने लगेंगी, पीली, तो उसका नाम रख दिया पीलिया, ठीक है। दूसरा वमन यानी वॉमिटिंग यानी उल्टी। उल्टी को ठीक करने का उपाय यही है कि उसको सीधी कर लो। हाँ, ऐसी उल्टी आ रही तो उसको सीधी कर लो। देखो, तो हम लोग देखते हैं, वोमिटिंग की बात करते हैं। तो प्रतिवर्ती क्रिया मेडुला में स्थित वमन केंद्र से इसका नियंत्रण होता है, ठीक है। तो ये उल्टी की बात करें
तो बहुत सारे लोगों को गलतफहमी होती है कि जैसे कुछ लोग जो है कहीं जाते हैं ट्रेन से या बस से, तो उनको लगता है कि हमको उल्टी होती है तो हम वो कुछ खाते ही नहीं है, या ऐसा बोलते हैं नहीं हम कुछ ज़्यादा खाएंगे तो उल्टी हो जाएंगे। तो इसका कोई लेना देना नहीं खाने से। ये क्या होता है, ब्रेन में जो है ना, ब्रेन में एक केंद्र होता है, कौन सा, मेडुला। तो वहाँ पे एक होता है वमन केंद्र, यानी वोमिटिंग सेंटर होता है। तो उस वोमिटिंग सेंटर को जब भी मतलब कुछ प्रॉब्लम होगी, जैसे किसी को आड़ मोड़ में होती है, ठीक है, किसी को गंदगी से भी होती है, जब ब्रेन वाले जब पढ़ेंगे हम लोग तब भी, ऐसा नहीं अभी आप कुछ लोग नाले के पास से जाएंगे तो भी उल्टी कर देंगे, ठीक है, किसी को कोई बहुत तेज चिल्ला भी दे तो उल्टी हो जाती है, हाँ पता, हाँ, क्योंकि वो वमन केंद्र एकदम से जो है डिस्टर्ब होता है, ठीक है। या कई बार मैं बात करूँ, कई बार अचानक से कुछ विचार आता है, या तो सडनली कुछ खाया आपने और आप देखो कि जैसे गले में थोड़ी सी हिचकी वगैरह आई और आपको उसका टेस्ट समझ में नहीं आया, टेस्ट सही नहीं लगा तो उल्टी हो जाती है, ठीक है। तो वो इस वजह से नहीं कि अंदर बहुत सारा खाना था। और हाँ, एक कारण ये भी है खाने का कि बहुत गले तक के आपने खा लिया, जैसे ही कुछ प्रॉब्लम हुई तो वो वोमिटिंग हो जाती है। तो ये बहुत सारे कारण हैं, मतलब ये मैं बताने की कोशिश करूँगी सिर्फ खाना नहीं है, खाना भी है कि बहुत ज़्यादा खाओगे कम खाओगे। अच्छा हाँ, ये अभी मैंने बोला वो एसिड वाली उल्टी, तो उसमें तो खाना बिल्कुल नहीं खा रहा ना इंसान, लेकिन फिर भी तो उल्टी हो रही है ना। तो ज़रूरी नहीं है कि खाना बहुत ज़्यादा खाएंगे तभी उल्टी होंगी या बहुत कम खाएंगे तभी, इसके बहुत सारे कारण होते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो अभी तक के जितनी भी डिसीज, जैसे डाइजेशन की जितनी भी डिसीज़ देख रहे हैं ना, ऐसा कोई डिसीज नहीं है जिसको आप नहीं जानते हो। सारी डिसीज़ जो है या तो खुद के साथ हुई होंगी, या तो पड़ोस वाले के साथ हुई होंगी, या कहीं ना कहीं देखी होंगी, ठीक है। इसके बाद दस्त, देखो वैसे एनसीईआरटी में दस्त नहीं लिखा है, इन्होंने लिखा है प्रवाहिका, यानी कि इसको क्या, ये इंग्लिश में क्या कहते हैं, डायरिया। इसको डायर होइया मत पढ़ना, डायरिया, जिसको हमारी लैंग्वेज में हम लोग कहते हैं दस्त। तो यहाँ पे एनसीईआरटी में छोटे छोटे डिस्क्रिप्शन दिए, ज़्यादा दिए नहीं है, तो मैंने भी ज़्यादा नहीं लिखा है। भोजन जब अवशोषित नहीं होता है, अवशोषण की क्रिया घट जाती है, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, डायरिया। समझ में आया, डाइजेशन हो रहा है, खाना कोई दिक्कत नहीं है, खा रहे हो, प्रॉब्लम क्या है, अवशोषण नहीं हो रहा है वो, तो इस वजह से हो जाता है दस्त। फिर आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर साहब दस्त हो गया, तो वो डॉक्टर साहब तो वैसे ही बेशरम, वो पूछते अच्छा दिन में कितने बार जा रहे हो, कलर कैसा आ रहा है, दस्त गाढ़ी हो रही है पतली हो रही है, क्या हो रहा है, क्या खाया था, क्या पिया था, कितने बार जाते हो, क्या होता है, तो मतलब कितना कंट्रोल है, कितना कंट्रोल नहीं है। तो मतलब इतनी सारी चीज़ें होती है कि ये मालूम है, फिर ये जाता तो एक बीमारी के लिए है, लेकिन इसको ये दोनों बीमारी साथ में हो जाती है। कौन सी, वोमिटिंग वाले के साथ में ये उल्टी भी कर देता है। तो डॉक्टर बोलते हैं उल्टी भी होती, नहीं नहीं होती नहीं है, ये जो अभी जैसा पूछा ना आपने, तो उसके कारण हुई है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, कब्ज। कब्ज जो है अधिकतर आपने जो है गले में सुना होगा, ठीक है, पेट में भी सुना। हाँ, तो कोष्ठबद्धता यानी कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज, ठीक है। तो ये कब्ज का सिंपल सा मतलब होता है कि कहीं से कोई चीज़ पास नहीं हो रही है, ठीक है, तो आंत की गतिशीलता अनियमित हो जाती है, तो उसको कहते हैं कब्ज, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं अपचत, तो इसको तो आप जानते ही होंगे, इनडाइजेशन, एंजाइमों के स्त्राव में कमी, जो एंजाइम है वो बहुत अच्छे से जो है स्त्रावित नहीं हो रहे हैं बॉडी से। इसके बाद एंजाइटी, टेंशन, एंजाइटी यानी क्या होता है, एंजाइटी का मतलब होता है चिड़चिड़ापन, जो अभी बहुत सारे लोगों को मत करना, मैंने अभी तो मैंने रोटी बनाई, मत करना मत करना, किसी ने पता लगा मजाक कर ले, मैं से ये मजाक मत किया करना, मेरा दिमाग तो वो होती है एंजाइटी की। आप नॉर्मल भी उससे बात करो तो वो बड़ा चिड़चिड़ापन रहता है। जैसे अभी देखो आप हर घर पे जाओ और मम्मियों से पूछो कि आपकी लड़की कैसा व्यवहार है, तो अरे सर बहुत चिड़चिड़ी है सर, इतना चिड़ती है क्या मालूम। देखो तो इसके बाद एंजाइटी के बाद क्या होता है, फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग हुई है कभी, कभी फूड पॉइजनिंग अधिकतर आप मेला जाते हो और मेले में चाउमीन बर्गर पिज़्ज़ा गुपचुप खाते हो, तो चाउमीन बर्गर पिज़्ज़ा में जो है वो गंदे गंदे हाथ, काले आलू की गुपचुप, गंदे पानी का पानी, तो मतलब कुल मिला के खाने को जो है वो अच्छे से नहीं बनाते हैं, जिसकी वजह से फूड पॉइजनिंग हो जाती है। जैसे मैं बात करूं, अब कोई ऐसे पानी का यूज़ कर रहा है जो अच्छा पानी नहीं है, या मेले में बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलती है ना, तो मतलब कुछ भी यूज़ कर ले रहा है, तो जाहिर सी बात है कि खाना तो की क्वालिटी तो अच्छी रहेंगी नहीं।
अब ढाबे का खाना देख लो, ना तो थाली धुलते अच्छे से, ना सारी चीज़ें, पसीना आ पा रहा है यार, नमकीन। हाँ, कभी नहीं खाएंगे तो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो कितना भी बोल लो, एक जो हमारा विलेज सिस्टम है ना, अभी मैं बोल दूँ गुपचुप वाले का कि ऐसा ऐसा है, छोड़ दूंगे? नहीं छोड़ूंगा, फिर भी गुपचुप खाऊंगे ही खाऊंगे। ठीक है, तो चलो इधर तो ठीक है, लेकिन जैसे मेला वगैरह या बहुत जगह ऐसा होता है जहाँ पे नहीं होता है उतने अच्छे से व्यवस्था, तो वो कैसे भी बना लेते हैं, तो उस कंडीशन में जो है फूड पॉइजनिंग हो जाती है। और फूड पॉइजनिंग हुआ यानी पेट में बहुत दर्द होगा, और कम से कम 3 से लेकर 5 दिन तक के तो ठीक नहीं होने वाला, कम से कम 3 दिन तो लगेंगे ही लगेंगे। फिर इसमें पेट ही दर्द होता है फूड पॉइजनिंग? हाँ, पेट दर्द भी होता है, कई बार उल्टियाँ भी होती है, कई बार सिर दर्द भी होता है, डिपेंड करता है कि फूड पॉइजनिंग कितनी हुई है। और पेट ऐसा होता है कि मतलब इतना दर्द देता है कि कोई इंसान ऐसा है तो फिर वो ऐसा भी नहीं हो सकता, क्या हो रहा है, तो वो मतलब ऐसा मतलब पेट भी नहीं उठाता, क्योंकि वो ऐसा झुक झुक के चलता है, ऐसा लगता है कि बुढ़ापा आ गया उसको। हाँ, इतना दर्द होता है, तो वो बहुत मतलब ऐसा लगता है कि मरने ही वाला है, ऐसा तड़पता हो ना, तो बहुत ज़्यादा उसको दर्द होता है। तो ये फूड पॉइजनिंग के कारण होता है। इसके बाद अधिक भोजन, ओवर ईटिंग, ये बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम है ओवर ईटिंग की, कि खाते रहते मतलब कुछ भी दे दो उनको, कितना ही दे दो, वो बोलते हैं खाते ही रहते। जैसे घर पे आप जैसे मम्मियों से पूछे तो बोले लड़की कैसे दिन भर चरते रहती है लड़का क्या करता है, दिन भर चरते रहता है, मतलब ये है कि इधर उधर से आया तो बस खाते रहे। ये ओवर ईटिंग की प्रॉब्लम जो है ना, अधिकतर जैसे मेरे को भी है। मेरे को भी कब है, नॉर्मल नहीं है, जैसे मान लो संडे है या जब मैं घर पे हूँ और कोई काम नहीं है, तो किचन में जाओ, फिर देखो कुछ है क्या। जब कोई काम नहीं रहता ना, तो इंसान ओवर ईटिंग करने लगता है। लेकिन हाँ, जैसे आप यहाँ इंस्टीट्यूट में आ रहे हैं या प्रॉपर जो है आप मतलब आपको के पास वर्क है, तो आप एक लिमिट से खाओगे। लेकिन जब इंसान को कुछ नहीं रहता ना, तो वो खाते रहते हैं। जैसे घर में आप देखो, जब पूरा परिवार रहता है, जब दिन में 4 से 5 बार चाय बन जाती है या कुछ ना कुछ बनता ही रहता है। लेकिन जब सब काम से जाते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं, सब शेड्यूल बना रहता है। इसके बाद वाह, मसालेदार भोजन, बेन ये भी मसाला दाल, बेन ये भी स्पाइसी और मस्त। कल तो पानी पूरी वाले, भैया स्पाइसी करो, भैया स्पाइसी। अगर कुछ बनाने का भी बोला, क्या बनाना है मैम, तो बोले चाउमीन। कैसे बना, स्पाइसी। कितनी स्पाइसी, बहुत स्पाइसी। कुछ लोगों को तो इसका मतलब भी नहीं पता होता है स्पाइसी का, फिर भी कहीं से सुन लेते हैं बहुत स्पाइसी भैया, बहुत ही। जब वो स्पाइसी बना देता फिर उसी को चला, अरे भैया इतना तीखा कौन बनाता है। बोले मैम आपने तो स्पाइसी बोला था। बोले अच्छा, स्पाइसी का मतलब तीखा होता है तो बहुत स्पाइसी मसाले खाने से, ओवर ईटिंग करने से, चिड़चिड़ापन रहने से, फूड पॉइजनिंग, अगर खराब खाना खाने की वजह से एंजाइम रिलीज नहीं होते हैं, और उसी को कहते हैं इंडाइजेशन। क्लियर है? बताता कोई नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी जो है बहुत सारे लोगों को ये वाली बीमारी होंगी। और प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे लोगों को ये बीमारी लगती ही नहीं है, उनको लगता है नॉर्मल सी तो चीज़ है, इंडाइजेशन। देखो इसमें से मैं बात करूँ, इंडाइजेशन बहुत सारे लोगों को होंगी, कब्ज़ की प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को होंगी, दस्त तो कभी कभार होते होंगे, वॉमिटिंग भी कभी कभार होते होंगे, पीलिया तो बहुत सालों में कभी एक आध बार किसी को ख़राब खाना मिल गया तो। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, और है इसके बाद बात करते हैं सूखा रोग। क्या कहते हैं इसको? मरसमस, अल्प पोषण, अल्प पोषण की बात करते हैं। अल्प पोषण का मतलब पोषण कम मिलता है। जैसे आप बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन पे जाओगे तो आप देखोगे उसका ऐसा रहता है, पेट इतना बड़ा, पैर लकड़ी जैसे। देखा है? देखे ऐसे बच्चे आपने? ये अल्प पोषण के शिकार रहते हैं, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है, या तो फिर पेट सुखड़ू सा रहता है, पैर बहुत बड़ा हो जाता है उसका, तो वो सारी चीज़ें हो जाती है। इसके बाद बात करते हैं क्वाशियोरकर। ठीक है, प्रोटीन के कुपोषण की वजह से हो जाती है, यानी प्रोटीन नहीं मिलता है इसको, और जीवन के दूसरे वर्ष में अधिकतर ये देखने को मिलता है। और बच्चे का जब स्तनपान क्या हो जाता है, छूट जाता है, तो माँ से वो दूध नहीं पीता है, तो प्रोटीन लिपिड तो प्रॉपर मिलता नहीं है। अगर माँ से दूध पी रहा है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन जब बच्चे का स्तनपान छूट जाता है तो वहाँ पे ये उसको रोग हो जाता है। किसकी वजह से? मतलब प्रोटीन की कमी से। ठीक है, चलो तो यहाँ पे ये चैप्टर होता है ख़त्म। हाँ, इसमें कोई डाउट इस चैप्टर में? दिक्कत परेशानी या और कोई रोग जो ऐसा हो जो बच गया हो, जो आपने फील किया हो, बताओ। ऐसा कुछ है क्या? अरे हाँ ना, कोई डाउट?
वैसे तो इंटेलिजेंट स्टूडेंट, कोई डाउट तो होगा नहीं, फिर भी हो तो बता दो। कोई डाउट है क्या? नहीं है? अरे मुक्तेश्वर बोलो हाँ या ना, या तो है या तो नहीं है या नहीं है? नहीं है? चलो तो ठीक है, ये चैप्टर हम लोग करेंगे आप फिनिश, लेकिन उससे पहले आपकी सुंदर सी फोटो। अरे आज तो कलरफुल पेन भी है, आज तो बना भी सकते हैं। ये सो 1 मिनट अच्छे से बनाएंगे, और आज तो सुंदर वाली बनाएंगे ना फ़ोटो। वैसे ही तुम लोग सुंदर हो,